प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 25 प्रश्न लिया है। सभी प्रश्न 2020 में जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ है, उसके पैटर्न पर आधारित है, ठीक है? मैंने काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद इन प्रश्नों को लिया है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि 25 में 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, है ना? सभी लोग वीडियो को पॉज़ कर लें, इसके बाद अपने आंसर को टिक कर लें, फिर मेरे राइट आंसर को आप चूज़ कर लें, है ना? चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन-सी बोली को शामिल नहीं किया गया है? है ना? बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई नंबर करेक्ट है ना? मगही जो है वो अ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं, है ना? तो इस पैटर्न का एक प्रश्न आएगा, हो सकता है वहाँ इनका क्रम लगाने के लिए आ जाए, है ना? क्रमानुसार प्रश्न आ चुका है, तो हो सकता है कुछ इस टाइप का प्रश्न आए, है ना? बड़े ध्यान से पीवाईक्यू सॉल्व करें। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप स्वयं सोचें कि प्रश्न का टाइप कैसा हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि लिपियों के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। लिपि विकास के मुख्यतः 4 अवस्थाएँ मानी जाती हैं, ठीक है? लिपि विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएँ मानी गई हैं। भारत की सभी लिपियाँ अक्षरात्मक हैं। भारत में प्राचीन समय में 4 लिपियाँ प्रचलित थीं। यह सभी कथन सत्य हैं। है ना? दूसरे नंबर का सभी को आंसर लगा लेना है पहले, फिर इसके बाद मेरा आंसर आपको देख लेना है। तो बता दूँ यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, सी नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है? हमें असत्य का चयन करना है, तो सी नंबर हमारा इनकरेक्ट है कि भारत में प्राचीन समय में 4 लिपियाँ नहीं बल्कि 3 लिपियाँ ही प्रचलित थी, है ना? ये हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि "त्य सैसव जौवन मिले भेद न जानियो जात, प्रात समय निस द्योष के दुओ भाव दर्शात" उपयुक्त पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की, देव जी की, चिंतामणि की या रसलीन की? तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी नंबर करेक्ट है, रसलीन की है। आगे फिर देखो अगला प्रश्न आता है फ्रेंड्स, आप जैसे ही वीडियो देखें आप वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर खुद से लगाएं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बता दूं कि रचना काल के अनुसार हमें पाठक जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा वो बी नंबर करेक्ट है। पहले आता है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम श्रांत प्रति का शांत हटन, है ना? ये हमारा करेक्ट यहाँ पर अनुक्रम बनता है। इनकी रचनाएं अनुदित कौन सी है, मौलिक कौन से हैं, है ना? या किस मूल रचना का इन्होंने अनुवाद किया है, ये भी आप देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, लक्ष्मी नारायण को या उपेंद्र नाथ अश्क को? मैंने अक्सर ही कहा है, जो लोग वीडियो पर नए आए हैं वो शायद ना जानते हो, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे चैनल को विजिट करते हैं उनको पता है कि मैंने अक्सर ही कहा है कि चारों ऑप्शनों में मैं कोशिश करती हूँ इम्पोर्टेंट को ही रखने के लिए, ठीक है? जो प्रमुख हैं उन्हीं को मैं चारों चारों ऑप्शनों में रखने का प्रयास करती हूँ। तो ये जो है ना, भारतेंद्र जी, प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण जी, तो इनको आप ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनके नाटकों को आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट है, ठीक है? बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण किस उपन्यास का विषय है ना? यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर चूज कर लेना है कि यह राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो ए नंबर जो है वो करेक्ट है, रत्नाथ की चाची हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी इनको भी देख लेना, रचनाएं किसकी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिनकी रचनाएं मैंने यहाँ ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार इनकी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि राह बीती खोज की पगडंडियां, अप्रवासी की यात्राएं, सैलानी की डायरी किस विधा की रचना है? सभी को इसका आंसर बताना है, सभी को बताना है ना, कि संस्मरण विधा है, डायरी विधा है, यात्रा साहित्य या फिर आत्मकथा विधा है। तो ये हमारा 7 का जो वो चैलेंज प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को इसका आंसर देना है चैलेंज प्रश्न का। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि किस आदिकालीन कवि को कविकुल तिलक नाम की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, उम्मीद करती हूँ कि सभी ने अपना आंसर चूज कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो पुष्पदंत सही है, ठीक है? डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल ने यह किसके विषय में लिखा है कि इनकी रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी यानी रामायणी गीत में पाते हैं। तो सराहपा के लिए, कड़ाहपा के लिए,
सूरदास के लिए या फिर गोरखनाथ के लिए, तो बताना है यह किसके लिए कथन है आचार्य शुक्ल का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, कड़ाहपा के लिए आचार्य शुक्ल का यह कथन है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की नहीं है? कल्पलता, द्वापर, उद्धव शतक या मलार राग। तो देखो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मलार राग जो है वो मीरा जी की रचनाओं की श्रेणी में शामिल है ना। मलार राग हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, ये सभी पैटर्न मैंने कहा ना कि 13 नवंबर को के पेपर को मैंने एनालाइज किया। मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं हो सकता है उनसे रिलेटेड कुछ और इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो पैटर्न पर उसी पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है। वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। और जितनी भी क्लासेस फ्रेंड्स अभी आएंगी सभी आपको सभी प्रश्नोत्तरी आपको देख लेना है ना, बड़े ध्यान से। बस प्रश्नों का पैटर्न यही होगा, बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। स्वांग और नाचा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है ना? हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आगरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। आप सोचो कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया, ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर में आप सोचो कि ये प्रश्न आ गया है, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे? 11 नंबर का उत्तर आप सभी को देना है, सभी मित्रों को 11 नंबर का उत्तर देना है कि आप कौन सा उत्तर आपने चूज किया है ना, ए बी सी डी में से, है ना। बड़े ध्यान से वीडियो को देख के आंसर को चूज कीजिए और आंसर दीजिए। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल का नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 12 नंबर पर ई नंबर हमारा करेक्ट है। भारतीय संस्कृति के ईश्वर ये महादेवी वर्मा का है, 1984 में लिखा गया है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से किसका समय क्रम 11वीं शती है ना? कौन से हैं जिसका समय क्रम 11वीं शती है ना? राजशेखर, अभिनव गुप्त, कुंतक या मम्मट, है ना। 13 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो डी नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है। मम्मट जो है वो 11वीं शती के अंतर्गत आते हैं, बाकी सभी ये जो है 10वीं शती के अंतर्गत आते हैं, तो मम्मट जो है वो 11वीं शती के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं, कुछ नया टाइप का प्रश्न ले लिया है, हो सकता है इस बार इस तरह का प्रश्न आए कि अभी उपनिर प्रति किस भाषा के उपसर्ग हैं? संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग या इनमें से सभी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 14 नंबर का बताना चाहूंगी, ए नंबर हमारा करेक्ट है, संस्कृत के उपसर्ग है ना, ये संस्कृत के उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं, अभी उपनिर प्रति, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, यह कथन किस सिद्धांत का है? और फ्रेंड्स बताना चाहूंगी आप निष्फिक्र रहें, यूजीसी नेट हो या किसी और का पेपर हो, वहां पर 10% क्वेश्चन है, ठीक है। 10% क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि पीवाईक्यू से हूबहू उतारे जाते हैं, है ना। तो पीवाईक्यू पर आप फोकस करिएगा। मॉक टेस्ट के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि पीवाईक्यू को ही आप लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 15 नंबर का डी नंबर करेक्ट है, औदात्यवाद, ठीक है। ये औदात्यवाद है, बाकी इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है ये चीज भी आपको बड़े अच्छे से देख लेना है। आगे फिर देखते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि प्रिय प्रवास की राधा में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विद्यमान नहीं है? कर्तव्यशीलन, सहृदयी, लोक सेवी भावनाओं से युक्त या विरहणी नायिका। तो बताऊं, यदि और अन्य रचनाएं आप देखें राधा और कृष्ण से संबंधित, तो वहां राधा का जो विरहणी नायिका के रूप में जो इनकी भूमिका है तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास ग्रंथ में इनका जो विरहणी नायिका के रूप में ये हमारे सामने नहीं आती है, बल्कि कर्तव्यशीलन है, सहृदयी है, लोक सेवी भावनाओं से युक्त है ना। तो डी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में संस्कृत के दो ग्रंथों का, ठीक है, दो ग्रंथों का देवी भागवत तथा शिव महिमा स्त्रोतम एवं बांग्ला भाषा में रचित कृतवास रामायण का प्रभाव दिखाई देता है? लोकायतन, रसमृति, अंधेरे में, अषाढ़ वीणा या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये भी हमारा चैलेंज प्रश्न है, लेकिन बताना चाहूंगी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ई नंबर करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कृतवास रामायण जो है वो राम की शक्ति पूजा में लगा हुआ है, पूजा से लिया गया है, लेकिन उसमें बताना चाहूंगी कि देवी भागवत तथा शिव महिमा श्रोतम से भी कुछ तथ्य समाहित किए गए हैं, है ना। तो ई नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर है।
आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि रीतकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथों में शामिल रचना नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर हमारा करेक्ट है। वृत्त तरंगिणी जो है वो अलंकार निरूपक ग्रंथों में नहीं आती है, बल्कि ये छंद निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, वृत्त तरंगिणी जो है वो हमारे छंद निरूपक ग्रंथ है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारे सामने आता है कि काव्य विलक्षण के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? कि काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति है ना, किसकी कृति है बताना है। मम्मट की, राजशेखर की, दंडी की या क्षेमंद्र की? तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो डी नंबर हमारा करेक्ट है, क्षेमंद्र की रचना है। आगे फिर देख लेते हैं, अस्तित्ववाद के समर्थकों में कौन शामिल नहीं है, ये बताना है हमें। मार्टिन हेडगर, ग्रेबियल मार्शल, अल्बर्ट कामू या रोला बार्थ है ना, क्योंकि बड़े ही जितने भी आज के प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से है ना। ऐसे वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ये परीक्षा की पुरानी पद्धतियों पर आधारित पैटर्न के प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है 20 नंबर का डी नंबर करेक्ट है ना। रोला बार्थ जो है वो हम जानते हैं कि संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, किसको? रोला बार्थ को ही जाता है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? द सेक्रेड वुड, एसेज एंड क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड अनार्की। 21 की जो हमारे करेक्ट आंसर है वो ए नंबर हमारा करेक्ट है। ए नंबर हमारा करेक्ट है। द सेक्रेड वुड जो है वो किसकी है? इलियट जी की है ना, इलियट की है, 1920 में प्रकाशित हुई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे हम फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। बड़ा फेमस प्रश्न है और बड़ा ही सरल है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं कि आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पे सही अनुक्रम बताना है ना, टाइटल से मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बड़ा सरल है ना, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बासरी। हमारा ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के संपर्क के इनमें से किस कवि को माना है? PYQ है, बहुत बार मैंने अपने PDF में इसको रिपीट किया है। तो सभी लोग बताना कि आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समक्ष इनमें से किसको माना है ना, सभी को बताना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है कि श्रृंगार मंजरी का वर्ण विषय नायिका भेद है, ललित नाम का वर्ण अलंकार विवेचन है, वृत्त विचार में रस विवेचन का वर्णन किया गया है, या फिर पद्माभरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ सबने वीडियो पॉज करके वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से आपने आंसर चूज किया होगा। सभी से उम्मीद है कि ये प्रश्न आप कम से कम 20 से लेकर 22, 25, 22 या फिर 21 सभी ने क्लियर किए होंगे है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्नों का जिक्र मैंने वीडियो पर किया है। थोड़े से प्रश्न यहाँ पर चेंज किए हैं मैंने, बाकी सभी प्रश्न आपकी पुरानी परीक्षा पद्धति यानी PY पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 25 का C नंबर हमारा करेक्ट है। वृत्त विचार जो है वो रस विवेचन नहीं बल्कि छंद निरूपक ग्रंथ है ना, छंद निरूपक ग्रंथ है। तो C नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।